आज मेरे मुल्क में महंगाई है 24.5%, और भारत में 6%, बांग्लादेश में 9%। तो सबको शर्म आनी चाहिए जो पॉलिसियां बनाते हैं कि भारत के 24 से हमारा 6 से हमारा 24.5 क्यों है। अब जो कुछ होने जा रहा है, मुझे ही लगता है, अल्लाह ताला रहम करे, हम लोग 35% पे जाने वाले। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है। पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री, फाइनेंस एक्सपर्ट सीधा सीधा बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही हुई है उसमें सिर्फ यही हुकूमत जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस समय इमरान खान और पीछे की सरकारें थी उस समय हवाला हुंडी पे कोई भी काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जितना भी डॉलर था वो स्मगल होकर बाहर निकल गया, और इसी वजह से आज कैसे पाकिस्तानी रुपए की जो स्थिति है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है। और आज कैसे भारत में इन्फ्लेशन जो 6% है उसका डिस्कशन किया जा रहा है, और सीधा सीधा बताया जा रहा है कि हमसे तो बांग्लादेश जैसे देश भी बहुत सही है, क्योंकि वो 8-10% पे अपनी इन्फ्लेशन को रोके बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान अब बद से बदतर होता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की तबाही जो लिखी जा चुकी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की वजह से इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब यकीनन आम आवाम के तासुरात आप तक भी पहुंचे होंगे। आज 11 बजे के बाद से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके असरात किस किस सेक्टर में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको डॉक्टर साहब? देखिए, इससे ये होगा कि सबसे पहले तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, सब चीज़ों में इजाफा होगा। और 22 करोड़ आवाम में से खुसूसन वो लोग जिनकी की आमदनी कम है, गरीब हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, घरेलू ख्वातीन हैं, उनकी जिंदगी बहुत सख्त जीरन होगी, नंबर 1। दूसरी है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी बरामदात भी इससे मुतासिर होंगी क्योंकि आपकी वो बढ़ जाएगी। तीसरी ये जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं उनकी मुल्की करेंसी में जो हजम है वो बढ़ जाएगा, और बैरूनी करेंसी के जो आप कर्जे अदा करते हैं उनके लिए बजट में रुपीज में करना पड़ता है, वो ज्यादा मुख्तस करनी पड़ेगी, तो उससे बजट खसारा बढ़ेगा। फिर कर्जे लेंगे, फिर आवाम के बोझ, एक शैतानी चक्कर में जो है हम फंसते चले जा रहे हैं या फंसाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जब इसाकदार वापस आए थे उसी वक्त ये फैसले कर लिए जाते, उसी वक्त IMF से बातचीत कर ली जाती, जो फैसले अभी भी जो कर रहे हैं या आप IMF को मनाने के लिए कर रहे हैं, IMF की शराइत को भी आप पूरा कर रहे हैं, तो यही अगर जब डार साहब आए थे कर लेते तो आप समझते हैं कि जिस बहरान में आज हम हैं बहरान होता, लेकिन इतना ना होता? नहीं, मैं तो कहता हूँ बहरान नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 27 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया था। और उनको ये पता था कि मिफ्ता के जमाने में एक किस्त लेने के लिए 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े थे, और IMF 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे हिसाब से अगर वो 10 अक्टूबर तक उनकी तमाम शराइत मान लेते, जो उस वक्त कम थी, ये तो मईशत तबाह होती गई तो वो शराइत सख्त होती चली गई, उस वक्त इतनी सख्त नहीं थी, नंबर 1। उस वक्त डॉलर जो था वो 220 रुपए का था। अगर वो उस वक्त वो शर्त मान के मुआहदा कर लेते तो मैं ये समझता हूँ कि 220 से फिर ये 200 रुपए पर आ जाता, हमारा 262 पे नहीं आता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम होती, बहुत कम होती। और दूसरी बात ये थी कि जो अब मजीद टैक्सेस मिनी बजट आने वाला है वो नहीं आता, तो अगर तो और पेट्रोलियम के नर्ख भी नहीं बढ़ते, गैस और लेकिन डार साहब बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि मुझे IMF से डील करना आता है। IMF कौन होता है मुझे हमें डिक्टेट करने वाला? IMF कौन होता है कि हमें बताए कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए या इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? इसीलिए उन्होंने कहा मैं IMF के बगैर भी चल सकता हूँ। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग थी उनकी, आपको क्या समझ में आता है? वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे IMF के मामलात को लेकर? नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। ये जो बयानात होते हैं ना, उनको आप सियासी बयान समझा करें। मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, अब पेट्रोलियम मसनूआत की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा मौजूद है, और वो मुआहदा ये था कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ा के 50 रुपए तक ले जाया जाएगा, ये मुआहदा है। और दूसरा ये था कि आप जो GST, अगर आपकी टैक्सों की वसूली गिरती है तो आप पेट्रोलियम मसनूआत पर GST बढ़ा देंगे 17%, ये मुआहदा था। आपकी वसूली गिर गई तो डार साहब ने ये किया है कि बीच में बार बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिराई, और वो खुल्ला खिलाफ वर्जी थी IMF के साथ मुआहदे की। IMF ने इस पेट्रोल के मामले में ये कहा
हम आपसे कोई नई बात नहीं कर रहे, जो आपका कमिटमेंट था वो आप पूरा कर दें। आपने पेट्रोलियम लेवी गिरा दी है, टैक्स की वसूली बढ़ी नहीं, वो पूरा करें। उसके हिसाब से वो 35 रुपए बन रहा था, वो नहीं किया, वो बढ़ाना पड़ गया। अब ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि डार साहब ने जब आए थे, उसके मुकाबले में 4 महीने तकरीबन बाद 24 जनवरी को उनके ज़माने में रुपए की कदर बेहतर हुई थी। ये ऑफिशियल फिगर में आपको बताऊं, ये लोगों को पता नहीं है, बेहतर हुई थी। सारी तबाही बर्बादी जो आई है ये 2 दिन में आई है, क्योंकि वो मसनूई तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी जो है वो है ज़रूर, लेकिन चूंकि ये उनके हैंड पिक्ड आदमी हैं तो उनके कहने पर वो अमल दरामद कर रहे थे। हुआ ये कि सट्टेबाजी हो रही थी, फिर बैंकों ने जो है वो सट्टेबाजी की, उसके बाद स्मगलिंग हो रही थी, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा था, और एक मुतवाजी मार्केट लेके गए जहां 260-270 रुपए का डॉलर हो रहा था। तो फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि कैप लगाने की कोशिश की, मिल के स्टेट बैंक के साथ मिलके, और उसके साथ जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो कैप का जमाना था नहीं, वो उठाना पड़ गया। उस उठाने से 2 दिन में 32 रुपए डॉलर गिर गया। अब आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आपने तो IMF को जवाब पैदा कर दिया। ये नाअहली थी, गलत थी, और ताकतवर तबकों को नवाजना और सियासी फैसले करना, शाना अखराजात बढ़ाते चले गए इनके दौर में। काबीना का हजम भी बढ़ा है, और जनाब आपके कर्जे भी बढ़े हैं, और ताकतवर तबकों को उन्होंने मराद भी दी हैं जो IMF की खिलाफ वर्जी थी। ये अशराफिया की मईशत को वो समझते थे कि अशराफिया के नवाजें, अवाम को कुचल दें, IMF को तो हम राजी करें। आज राना सनाउल्लाह एक टीवी प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि ये सब इमरानी टोले का किया धरा है जो आज अवाम भुगत रहे हैं। तो क्या इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल का जो दौर था, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान के उस दौर हुकूमत पर डालना दुरुस्त है, या इन्हें भी ये बोझ उठाना चाहिए, इन्हें भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमसे भी नायल नहीं हुई, हम भी नायल हैं, हम भी नहीं कुछ कर पा रहे? नायल तो दोनों नहीं थे, कुछ और था। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाज़ह जवाब दूंगा, और मैं सिर्फ आदाद व शुमार की शक्ल में जवाब दूंगा। हुआ ये है कि 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने एक मुआहिदा तोड़ा था IMF के साथ, जो तहरीरी मुआहिदा था। हाँ। उसके बाद IMF ने हमारी किस्त रोक ली। क्या हमें पता है कि उसके बाद से अब तक हमारे जो रिजर्व्स गिरे हैं वो है 12.7 अरब डॉलर, ये रिजर्व्स गिरे हैं। लेकिन इसमें बहुत हैरानकुन बात है कि इमरान खान साहब के दौर में जो 1 महीने का था, उसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उसमें जो रिजर्व गिरे थे वो 5.5 अरब डॉलर के गिरे थे। 5.5 अरब डॉलर इमरान खान साहब के 1 महीने में तकरीबन। इनके 10 महीने में जो गिरे हैं वो है 7.2 अरब, यानी इनके उससे कुछ 6 गुना ज्यादा गिरे थे। वो बात सही है, लेकिन ये जो हमने जो अभी बात की, जो आपकी के सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर में हमारा जो रुपए की कदर थी वो 220 रुपए थी। इसके बाद जो तबाही बर्बादी आई है, और जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था डाक्टर साहब ने कि वो 200 रुपए के नीचे आ सकता था, मैं भी उस वक्त यही कह रहा था, अक्टूबर में आप मुआहिदा कर लेते तो ये 200 से नीचे चला जाता। तो रिजर्व की जिम्मेदारी और 220 तक लाना जो था 180 से, ये जो खाते में जाता है इमरान खान साहब के। आपने जो अक्टूबर से अब तक डिले किया, और ये डिले क्यों किया उसकी भी वजह है, कुछ न कुछ अवाम पे जो है वो टैक्सेस लगाने पड़ते, क्योंकि टैक्सों की चोरी इस हुकूमत के दौर में बड़ी थी, अखराजात बड़े थे। तो ये कोशिश कर रहे थे कि हम अवाम को एक तासुर दें कि भाई हम मजबूरी कर रहे हैं, देखिए मईशत तबाह हो गई, इमरान तबाह करके चला गया, मैं ये मान खान ने तबाह किया, लेकिन उसके बाद आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल पे ले आए कि डिफॉल्ट की बातें होने लगी और रिजर्व हो गए 3 इन्होंने गिरती हुई दीवार को धक्का दे दिया, पूरी गिर गई। तो दिया, लेकिन उन्होंने अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब इमरान का किया धरा है, तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि वो 200 रुपए का कह चुके थे, तो 200 रुपए से ऊपर जो है 262, ये इनकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब की भी है, लेकिन डॉक्टर साहब की अकेले की नहीं है, पूरी कैबिनेट की है, मिफ्ता इस्माइल की भी है, शहबाज शरीफ की साहब की भी है, और स्टेट बैंक के गवर्नर जमीर अहमद की भी है, उससे पहले जो है इमरान खान की है, शौकत तरीन की है, मैं आपको बता दूं, और बहुत ज्यादा रजा बाकर की है। ये सब, और सबसे ज्यादा उन लोगों की है, FBR की है, जो कस्टम से स्मगलिंग होने दे रहे थे। बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया और ये स्मगलिंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, और ये आप हुंडी हवाले को रोकने के लिए तैयार नहीं। और कौमी सलामती कमेटी ये फैसला करती है दिसंबर में कि जो हुंडी हवाले का कारोबार रोकें। अरे भाई, आपको फैसले की क्या जरूरत है, ये तो आपको अप्रैल में करना चाहिए था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दोनों हुकूमतें, इस दौर के सारे वज़राए खजाना, स्टेट बैंक, मिली भगत है, FBR
और तो वो इदारे जिन्होंने स्मगलिंग रोकने थे उन सब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, ये जब 200 अरब रुपए के ये टैक्स भी लगाने जा रहे हैं तो इसमें किस सेक्टर को ज्यादा ये टैक्सेस हिट करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं रिकॉर्ड पर, आज मेरे मुल्क में महंगाई है 24.5% और भारत में 6%, बांग्लादेश में 9%। तो सबको शर्म आनी चाहिए जो पॉलिसियां बनाते हैं कि भारत के 24 से हमारा 6 से हमारा 24.5 क्यों है। अब जो कुछ होने जा रहा है, मुझे ही लगता है, अल्लाह ताला रहम करे, हम लोग 35% पे जाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और उससे कुचला कौन जाएगा? कम आमदनी वाले, गरीब अफराद जो करोड़ों हैं, जो अपने बच्चों को ग़िज़ा नहीं दे सकते मुनासिब, जो तालीम नहीं दिला सकते, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं दिला सकते, और जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने औलाद के मुस्तकबिल से मायूस होके इतने मायूस हो गए जिससे मईशत को ख़तरा नहीं है, साथ साथ जो है ख़तरा है कौमी सलामती को। अगर 22 करोड़ आवाम की बड़ी अक्सरियत मायूस बददिल हो जाए, ये है सलामती का ख़तरा जो दुश्मन में पहुँचाएंगे। मईशत का ख़तरा, वो घरों में मारपीट, बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिल रही। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, मैं आपको अजीब बात बता दूं, कि जहां उम्र के लिहाज से कद कम होता है बच्चों का 5 और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है। ये रिकॉर्ड पर है, वो मर जाते हैं बच्चे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF से हमें पैसे मिल जाते हैं तो उससे कितना रिलीफ मिलेगा, कितना हुकूमत पे ज़ाहिर है एक प्रेशर जो है वो कम होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, जब IMF से आपको कर्जा मिलेगा तो उसके बाद आपको फौरन ही जो है सऊदी अरब पैसे देगा, उसके बाद UAE पैसे देगा, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, उसके बाद जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो कर्जे हुए हैं उसकी किस्त मिलेगी, और कुछ हम बैरूनी कर्जे और भी लेंगे। उसके नतीजे में जो बुहरान की कैफियत है वो टलेगी, वो आर्जी तौर पे ख़त्म होगी, लेकिन आर्जी तौर पे ख़त्म होगी। महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू सुस्त होगी, शायद मनफी हो जाए, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और ये गारंटी मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ताला रहम करे, कि अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी। उससे बचने का एक वाहिद तरीका है, और उसके अलावा कोई तरीका मौजूद नहीं है, कि अगले हफ्ते मीटिंग करें और उसमें एक हलफनामा जो है सब साइन कर दें कि भाई हर आदमी जिसकी आमदनी टैक्स से है वो पाकिस्तान में टैक्स देगा और GST को कम किया जाएगा। ये हलफनामा अगर आप ले लेते हैं, और ये तीनों पार्टियों के मंशूर के मुताबिक है, तो कोई 5-6 हज़ार अरब रुपए आपको ज्यादा मिल जाएगा। GST 17% से 5% पर आ जाएगा, और पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा सितंबर के बाद से। अगर ये हलफनामा आप तमाम पार्टियों से लें जो कौमी सलामती कमेटी में आए, जहां फौज के नुमाइंदे हैं, और उनको ये कहा जाए तीनों पार्टियों को ये आपका मंशूर है, मैं जो बातें 3 से आपको शराइत बता रहा हूँ, जिसके बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को आइंदा IMF के पास नहीं जाएंगे।